हेलो एस्पायरेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज प्रशांत फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को डिस्कस करूंगा। यह टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगी। इसमें जीएस के कुल 150 प्रश्न होंगे। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। यह जो टेस्ट सीरीज है वह हमारे द्वारा डेस्टिनेशन IAS इंस्टीट्यूट में चलाए जा रहे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का हिस्सा है। आइए अब हम लोग बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गोलकुंडा एवं पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरे के खान हैं। ये निम्न में से किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है? आपको बताना है कि गोलकुंडे एवं पन्ना हीरे की जो खान हैं वे किस क्रम की चट्टानों से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि विंध्य क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है, बेमेल युग्म का चयन करना है। आपको बेमेल युग्म को बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुबई यह सुमेलित है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुद्रेमुख ये भी सुमेलित है। दक्षिणी भारत की उच्चतम चोटी अनाईमुड़ी यह भी सुमेलित है। यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे विकल्प जो हैं वे सुमेलित हैं। अगला प्रश्न, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए, जो हॉट स्पॉट का जो कॉन्सेप्ट है वह नॉर्मन मायर्स के द्वारा हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची दिया गया है, आपको सूची को सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ है सूची 1 और दूसरे तरफ है सूची 2। अब बताना है यहाँ पर आपको कौन सा संस्थान कहाँ पर स्थित है। जैसे ए में है भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, यह स्थित है कोलकाता में, यानी कि ए का हो जाएगा 2। अगला, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है, तो बी का हो जाएगा 3। अगला, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र यह देहरादून में स्थित है, तो सी का हो जाएगा 4। अगला, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र यह बेंगलुरु में स्थित है, तो डी का हो जाएगा 1, यानी कि 2 3 4 1। देखिए, इसका विकल्प नंबर जो डी है 2 3 4 1 इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? यानी कि कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा लाल सागर के साथ टच नहीं करती है? तो यहाँ विकल्प के अनुसार आंसर हो जाएगा इथोपिया। इथोपिया की जो सीमा है वह लाल सागर के साथ टच नहीं करती है। बाकी जो सऊदी अरब, इरिट्रिया, जिबूती, सूडान, मिस्र ये सब जो कंट्री हैं वे लाल सागर के साथ सीमा को साझा करते हैं। तो 5 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? बहुत आसान प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। रुद्रप्रयाग जो है वह अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर है, तो 6 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय है? हिंद महासागर की कौन सी जलधारा है आपको बताना है। ए, मोजाम्बिक की जलधारा यह हिंद महासागरीय जलधारा है। बी, अगुलहास की जलधारा यह भी हिंद महासागरीय जलधारा है। सी, सुसीमा की जलधारा। देखिए, जो सुसीमा की जलधारा है वह हिंद महासागर की नहीं बल्कि प्रशांत महासागरीय जलधारा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 से अधिक, यानी इसका आंसर ए प्लस बी दोनों करेक्ट है, यानी कि 7 का क्या हो जाएगा आंसर? डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ने वाली जल संधि डोवर जल संधि है, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व कितना होता है? पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व पूछा गया है, तो क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? बताइए, माउंट एवरेस्ट जो है वह हिमालय के किस भाग में अवस्थित है? तो माउंट एवरेस्ट बृहत हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में स्थित है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित है इसे आपको बताना है।
उष्णकटिबंधीय सदाबहार एक तरफ वन है और दूसरे तरफ क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मध्य गंगा मैदान गलत है। देखिए जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वह पश्चिमी घाट में अंडमान निकोबार आदि क्षेत्रों में मिलता है, तो ए जो है वह गलत है। अगला अल्पाइन राजस्थान, यह भी गलत है। मैंग्रोव मध्य प्रदेश, यह भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही सुमेलित है? तो इनमें से कोई सही सुमेलित नहीं है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ई। अगला 12 नंबर प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पिक किस द्वीप पर स्थित है? बताइए सैंडल पिक जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वह किस द्वीप पर स्थित है? तो सैंडल पिक उत्तरी अंडमान में स्थित है। 12 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए डॉन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। देखिए जो डॉन्स है वह उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो ए है वह सही सुमेलित नहीं है। अगला स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जो स्टेपीज है वह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यह सही है। सेल्वास उष्णकटिबंधीय वन, यह भी सही है। तो उपयुक्त में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। डॉन्स जो है वह उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं बल्कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, युकाटन जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है? बताइए युकाटन जल संधि किन दो देशों को जोड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मैक्सिको और क्यूबा को युकाटन जल संधि आपस में जोड़ने का कार्य करती है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में निम्न में से किस लवण की अधिकता होती है? यानी कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो आप देखें, आपने पढ़ा होगा कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड की उपलब्धता होती है NaCl, तो 15 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। अगला 16 नंबर प्रश्न है, यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता वह है। यानी कि अगर भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या असर पड़ता? तो स्पष्ट है कि अगर विषुवत रेखा होती तो विषुवत रेखा की क्या है विशेषता? अधिक टेम्परेचर और अधिक वर्षा यहाँ पर देखने को मिलता, तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, तो 17 का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अमर्त्य सेन से संबंधित है? यानी कि अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस उपागम का प्रतिपादन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सक्षमता उपागम। 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है? देखिए जो सहारा मरुस्थल है वह इसका विस्तार 11 देशों में इसका विस्तार माना जाता है, और यहाँ जो विकल्प दिया गया है उसके अनुसार अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, इन सभी देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, यानी कि 19 का आंसर हो जाएगा डी। अगला 20 नंबर प्रश्न है, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? बताइए टोक्यो जो है वह किस द्वीप पर स्थित है? तो टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु ये जापान में अवस्थित 4 द्वीप हैं, जिनमें से होन्शु द्वीप पर टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है वह अवस्थित है, तो 20 का हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, अब साइंस स्टार्ट हो रहा है, ज्योग्राफी सेक्शन खत्म हो गया। साइंस का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो आप लोग जानते हैं कि अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो मानव शरीर का ग्रोथ तुलनात्मक रूप से कम होगा, तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि से मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है? यानी कि मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण किस विधि के माध्यम से किया जाता है? विकल्प हैं निस्तारण, निस्वापन,
निस्यंदन, उपर्युक्त में एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में एक से अधिक, क्योंकि जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार निस्तारण, निष्पावन, निस्यंदन ये सभी ऐसे विकल्प हैं जिससे मिश्रित पदार्थों का पृथक्करण संभव है। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए केरेटिन, प्रोटीन, या बिल्कुल युग्म जो है वह सही सुमेलित है। अगला एड्रीनेलिन एंजाइम। देखिए जो एड्रीनेलिन है वह एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। अगला क्लोरोफिल मैग्नीशियम, यह भी सुमेलित है, यानी कि कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 23 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण है? तो वैसा पदार्थ जो पान मसाला में पाया जाता है और कैंसर का कारण है, क्या होगा आंसर? मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कि 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 24 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को एर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? बताइए किस विटामिन को एर्गोकैल्सिफेरॉल कहा जाता है? विटामिन D2। तो 25 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला 26 नंबर प्रश्न है, रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का क्या कारण है? बहुत आसान प्रश्न है। रक्त वाहिका में रक्त का थक्का नहीं बनने का क्या कारण है? हेपरिन। तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला 27 नंबर प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर किस पर निर्भर करता है? यानी किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से 3 ऑप्शन दिए गए हैं, किस पर निर्भर करता है? तो जो चालक का प्रतिरोध होता है वह चालक की लंबाई पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सभी पर निर्भर करेंगे। यानी कि इसका करेक्ट आंसर ए, बी और सी तीनों होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला 27 नंबर प्रश्न, देखिए यहाँ पर मैचिंग से संबंधित प्रश्न है, आप लोग सही सुमेलित करिएगा, ठीक है। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई। तो ए का क्या हो जाएगा? 3। पॉलीग्राफ जो है वह झूठ का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो बी का आंसर हो जाएगा 1। अगला ओडोमीटर जो है वह वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को इससे मापा जाता है, तो सी का हो जाएगा 4। और लक्स मीटर जो है उससे प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है, तो डी का हो जाएगा 2, यानी कि 3, 1, 4, 2। अगर विकल्प में देखें तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 28 का ए। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? बताइए लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। अगला, निम्न में वेग का विमीय सूत्र कौन सा है? देखिए जो वेग का सूत्र है वह मीटर प्रति सेकंड होता है, ms-1। तो इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? LT-1, यानी कि 30 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 31 का आंसर हो जाएगा सवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 33 नंबर प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे, वृक्क का मतलब किडनी, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वहां पर जमा हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। अगर किडनी कार्य करना बंद कर देगा तो वहां पर अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएगा, तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल का, तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 एवं 20 है, तो द्रव्यमान संख्या का क्या मान होगा? तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होगा? इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या। तो इलेक्ट्रॉन 18 है और न्यूट्रॉन 20 है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 38, यानी कि 35 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न, मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण है? तो मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि 36 का आंसर हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा गुण ध्वनि तरंगों में विद्यमान नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए यानी का ध्रुवन। ध्रुवन जो है वह ध्वनि तरंगों में विद्यमान नहीं होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में गामा किरणों की प्रकृति क्या है? यानी कि गामा किरणों की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी उच्च ऊर्जा वाले पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गामा किरणें की जो प्रकृति है वह उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान होती है। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 39 नंबर प्रश्न है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? देखिए जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति है वह पेप्टिडोग्लाइकॉन यौगिक की बनी होती है। तो इसमें कोई विकल्प नहीं है, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ई। और जो काइटिन है, जो कवक की जो कोशिका होती है वह काइटिन की बनी होती है। लेकिन यहाँ पर जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पूछा गया है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन यौगिक की बनी होती है। तो 39 का आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? श्वसन मंद दहन का उदाहरण है। ठीक है, तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग एवं एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? कुल मिलाकर प्रश्न यही है कि पौधे के किस भाग से हल्दी को प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी को तना से प्राप्त किया जाता है। 41 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 42 नंबर विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों अकार्बनिक यौगिक हैं, गलत है। दोनों कार्बनिक यौगिक हैं, यह भी गलत है। दोनों क्लोरीन यौगिक है, यह सही है। क्योंकि विरंजक चूर्ण का जो फॉर्मूला आप देखेंगे तो CaOClCl यह विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है, और डीडीटी का अगर फार्मूला देखा जाएगा तो 614H9Cl15 यह विरंजक चूर्ण का डीडीटी का फार्मूला है। तो दोनों में क्लोरीन यौगिक उपस्थित है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा दोनों क्लोरीन यौगिक हैं, यानी कि 42 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 43 प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि यानी कि इको को सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए, यानी कि 43 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है। मेटाबॉलिक दर किसके द्वारा से नियंत्रित किया जाता है? तो थायराइड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। 44 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो मनुष्य के आहार नाल का भाग नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यकृत। देखिए मनुष्य के आहार नाल के जो प्रमुख भाग हैं उसमें मुख गुहा है, ग्रास नली है, आमाशय है, आंत है, ये सब आहार नाल का भाग है। लेकिन यकृत जो है वह आहार नाल का भाग नहीं है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर विकल्प देखेंगे आप तो जैसे दूध का दही बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना, यह भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प जो हैं वह रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है सेक्रेटिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? सेक्रेटिन हार्मोन, देखिए जो सेक्रेटिन हार्मोन है वह डिओडेनम यानी कि ग्रहणी के द्वारा स्रावित होता है। इसको डियाडेनम कहा जाता है, डियाडेनम। ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है जब लघुपथ की दशा घटित होती है, लघुपथ का मतलब शॉर्ट सर्किट की दशा जब घटित होती है तो परिपथ में धारा, तो स्वाभाविक है कि अगर शॉर्ट सर्किट की घटना घटित होगी तो जो धारा होगी वह पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगी। तो 48 का क्या आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न तेज धावकों की मांसपेशियों में किसके संचयन से
ऐंठन आ जाती है, यानी कि तेज धावकों की मांसपेशियों में किसके कारण ऐंठन आ जाती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। 49 का क्या हो जाएगा आंसर? ए। अगला प्रश्न है जो और साइंस का लास्ट प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी एक नियतांक है जिसका मान होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का वैल्यू कितना होता है बताइए? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, यानी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। यह गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का वैल्यू होता है। साइंस और ज्योग्राफी का सेक्शन यहाँ पर खत्म हो गया है। अब पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर निम्नलिखित में से भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित की गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिक्किम। सिक्किम में एक सीट आप देखेंगे तो यह बौद्ध धर्म के लिए यहाँ पर आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, सीट का नाम है, विधानसभा सीट का नाम है सांघा। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो आप लोग जानते हैं कि जब इमरजेंसी की स्थिति आती है तो जो फेडरल सिस्टम है पूरी तरीके से यूनाइटेड एकीकृत हो जाता है और हर एक नियम कानून संसद के द्वारा बनाया जाता है। तो किसी भी राज्य की विधानसभा की अवधि घटाना बढ़ाना हो तो यह संसद इसको लेकर निर्णय लेगी। तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बने रहने वाले राज्यपाल और महान्यायवादी ये दो हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो देखिए भारत से जो संबंधित आधिकारिक दस्तावेज है उसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्वेत पत्र। आपने सुना होगा कि कई बार विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि सरकार इस मामले पर श्वेत पत्र जारी करे। श्वेत पत्र जो है वह भारत का आधिकारिक दस्तावेज है, तो इसीलिए 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न 54 का सी हो गया। अगला 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करिए, उपर्युक्त में से किसे सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? यानी कि शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी भाषा है? देखिए इसमें कन्नड़ जो है और मलयालम और तेलुगु, ये तीन भाषा जो है, कन्नड़ 1 नंबर, मलयालम 3 नंबर और तेलुगु 5 नंबर, ये तीनों जो है वह शास्त्रीय भाषा का इसे दर्जा प्रदान किया गया है। तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे उपलब्ध कराना है? यानी कि पंचायती राज का क्या प्रमुख उद्देश्य है? उपर्युक्त में से असत्य कथन को चुनना है। यानी कि कुल मिलाकर प्रश्न जो कहना चाह रहा है कि निम्नलिखित जो विकल्प दिए गए हैं उनमें पंचायती राज का क्या प्रमुख उद्देश्य नहीं है, असत्य चूंकि है पूछा हुआ। तो लोगों की विकास में भागीदारी यह बिल्कुल है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यह भी है, राजनीतिक उत्तरदायित्व यह भी है, लेकिन जो वित्तीय संग्रह है वह पंचायती राज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का उत्तरदायित्व नहीं है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर? केवल सी, यानी कि 56 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 30, यानी कि आर्टिकल 30 ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 58 नंबर प्रश्न है, ऐसी रीट जो न्यायपालिका के द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य ना करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? उस रीट को मैंडमस कहा जाता है, परमादेश। तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? यानी कि आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द का
उल्लेख किया गया है उसमें कौन कौन से धर्म नहीं आते हैं, तो उसके अंतर्गत जैन और बौद्ध दोनों शामिल हैं, लेकिन पारसियों को शामिल नहीं किया गया है। तो 59 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 38 सीटें और शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटों को आरक्षित किया गया है। तो 60 का क्या हो जाएगा आंसर? बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाने जाते हैं? भारत के प्रथम विधि अधिकारी किसे कहा जाता है? भारत का महान्यायवादी को। 61 का क्या हो जाएगा आंसर? सी। अगला 62 नंबर ऑप्शन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पर मैच नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए, संविधान की 3री अनुसूची शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही है। 10वीं अनुसूची दल बदल, यह भी सही है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, गलत है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है? 4थी अनुसूची में है, 4थी अनुसूची। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? तो जो जनसंख्या स्थायित्व का जो लक्ष्य है वह, इसका आंसर ई हो जाएगा 2070, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला 64 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर मैच नहीं है उसे आपको बताना है। ऑप्शन ए, SDG 1 भूखमरी की समाप्ति, गलत है। देखिए SDG 1 जो है, SDG 1 नो पॉवर्टी की बात करता है, नो पॉवर्टी, बिल्कुल पॉवर्टी नहीं, गरीबी की समाप्ति। SDG 2 गरीबी, यह भी गलत है। SDG 2 जो है वह जीरो हंगर की बात करता है, जीरो हंगर, जीरो हंगर। SDG 13 जलवायु कार्रवाई, सही है। ये दोनों अपोजिट है। SDG 1 गरीबी यह होगा और SDG 2 भूखमरी होना चाहिए। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो ए और बी दोनों सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुन्नार मिडर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला 66 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। 66, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी की जाती है? बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है ये। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा, वर्क है तो ILO, वर्क है यानी कि लेबर, श्रम से संबंधित है तो ILO, इसका आंसर हो जाएगा 66 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, ब्लू बॉन्ड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ब्लू बॉन्ड का संबंध किससे है? तो ब्लू का मतलब होता है समुद्री या सागरीय, ठीक है। तो समुद्री या सागरीय से संबंधित, जैसे ब्लू इकोनॉमी तो समुद्री अर्थव्यवस्था हो गया, तो ब्लू बॉन्ड समुद्री और इससे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा से संबंधित है। तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, बेसल 2, देखिए यह यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। बेसल 2 निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो बेसल 2 जो है वह बैंकिंग से संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित है। क्या? बेसल मानक। तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 69 नंबर प्रश्न है, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एज्ड बाजार जो है वह सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 70 नंबर, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सटेरिया नहीं है? शेयर बाजार में कौन सटेरिया नहीं है? तो तेजड़िया और मंदड़िया, या ये दोनों तो शेयर बाजार में सटोरिया के रूप में शामिल हैं, लेकिन जो दलाल है वह इसमें शामिल नहीं है। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया है? यानी कि मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर PM पोषण योजना किस वर्ष कर दिया गया? बताइए आप लोग। वर्ष 2021 में PM पोषण योजना मध्याह्न भोजन के स्थान पर लाया गया। तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
अगला 72 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा रहा है? सबसे उच्चतम मूल्य का नोट स्वतंत्र भारत के इतिहास में 10,000 का रहा है। एक जमाने में 10,000 का नोट सरकार के द्वारा लाया गया था, तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 73 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मॉन्ट्रियल कनाडा में। अगला 74 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस कमेटी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल जो बैंकिंग होते रीजनल बैंक जो हैं उसको उनके स्पॉन्सर बैंक से मिलाने का सुझाव दिया गया है? यानी कि किस कमेटी ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्पॉन्सर बैंकों के साथ विलय का सुझाव दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि खुसरो कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किस निकाय के परामर्श के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? बताइए, भारत सरकार एमएसपी कैसे जारी करती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के पश्चात। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बैंकिंग क्षेत्र में CAS का पूरा नाम क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में CAS का फुल फॉर्म क्या है? बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कैश ऑथराइजेशन स्कीम। 26 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या भारत के किस राज्य में है? तो इसका सर्वाधिक संख्या जो है भिक्षावृत्ति की जनगणना के अनुसार वह है पश्चिम बंगाल, यानी कि 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो 21 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जून 2023 में बड़े बांधों पर 91वीं वार्षिक बैठक 2023 कहां पर आयोजित किया गया? यानी कि बांधों को लेकर 91वीं वार्षिक बैठक 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गोथेनबर्ग में। कहां पर है यह स्थान? स्वीडन में यह स्थान है। 29 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है? हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो हंगर रिपोर्ट जहां कहीं भी आएगा तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम, यानी कि FAO एंड फूड प्रोग्राम WFP के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट बी। अगला प्रश्न है, 81 नंबर प्रश्न है, जून 2023 में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो जून 2023 में कृषि मंत्रियों की जो बैठक है वह हैदराबाद में आयोजित किया गया। 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 82 नंबर प्रश्न है, मई 2023 में ब्रिटेन के बर्मिंघम में ब्रिटिश भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं? बताइए, ब्रिटेन के बर्मिंघम में ब्रिटिश भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चमन लाल। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि आपको क्या करना है, गलत कथन कौन सा है इसे आपको बता देना है। ऑप्शन ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की, यह आंसर जो है वह बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी, यह नीति अंतरिक्ष कैबिनेट समिति के द्वारा अनुमोदित की गई है, यह गलत है। इस नीति में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का प्रावधान किया गया है, यह भी सही है। यानी कि कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी सत्य नहीं है, यानी कि 83 का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर। अगला 84 नंबर प्रश्न, 4 अप्रैल 2023 को जारी एक वार्षिक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है इसे यहाँ पर आपको चिन्हित करना है। ऑप्शन 1, यह रिपोर्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी की गई, यह गलत है। यह रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा यानी कि ADB के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन 2, इस रिपोर्ट में एशिया में GDP वृद्धि दर 2023 में 6.2% रहने का अनुमान है, यह सही है। भारत की GDP वृद्धि दर 2023 में 6.4%
रहने का अनुमान है, यह भी सही है। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर एशिया में कहा गया 56.2% और भारत में कहा गया 56.4%। ये दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 गलत है क्योंकि यह एडबी के द्वारा जारी की गई है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 1 यानी कि 84 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 85 नंबर प्रश्न है, जून 2023 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने क्लाउड सीडिंग के लिए एक परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुतेरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ का शुभारंभ कहां पर किया? यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा मिशन लाइफ का शुभारंभ कहां पर किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि गुजरात में। अगला प्रश्न है, 30 जून 2023 की स्थिति के अनुसार भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 25 रामसर स्थल की संख्या है। सर्वाधिक संख्या में रामसर स्थल कहां पर है? तमिलनाडु में 14, दूसरे नंबर पर है यूपी, वहां पर 10 रामसर स्थल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 87 का क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, अभ्यास धर्म गार्जियन, बताइए युद्धाभ्यास धर्म गार्जियन किन देशों के बीच का युद्धाभ्यास है? तो भारत और जापान के बीच का युद्धाभ्यास है धर्म गार्जियन। 88 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 89 नंबर प्रश्न है, 31 मार्च 2023 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति में सन 2030 तक भारत के निर्यातों के किस स्तर तक पहुंचने की महत्वाकांक्षा व्यक्त की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर। यानी कि 31 मार्च 2023 को भारत सरकार के द्वारा पीयूष गोयल मंत्री के द्वारा नई विदेश व्यापार नीति जारी की गई है, जिसके तहत 2030 तक व्यापार जो है भारत का 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर निर्यात जो है वह उस स्तर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। 89 का करेक्ट आंसर ए। 90 एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2023 में किस शहर में किया गया? एरो इंडिया का आयोजन, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के बेंगलुरु में। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 91 नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली में प्रगति मैदान, देखिए यहाँ पर सुधार लीजिएगा, प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में फरवरी 2023 में आयोजित विशाल कार्यक्रम अमृत पैक्स किससे संबंधित है? यानी कि अमृत पैक्स का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि डाक टिकट प्रदर्शनी। अगला प्रश्न है 92 नंबर प्रश्न, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? यानी कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से कौन सा राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ? 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि गुजरात। जो बिपरजॉय चक्रवात है इससे 3 राज्य ज्यादा प्रभावित हुए हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वह गुजरात पर पड़ा है। तो 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया था? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी कि कार्बन बूस्टर एड डे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि यूरोपीय यूनियन, यूरोपीय संघ के द्वारा इसका विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह दामोदर मौर्य को प्रदान किया गया। 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्दृष्टि क्या है? यानी कि हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्दृष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऑप्शन ए जल संसाधन की निगरानी हेतु ऐप, गलत है। ऑप्शन बी वित्तीय समावेशन से संबंधित आरबीआई का डैशबोर्ड या सही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का डैशबोर्ड, यह भी गलत है। 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? या केंद्रीय आर्थिक समीक्षा की बात हो रही है, भारत सरकार की आर्थिक समीक्षा 22-23 में एक वर्ड की चर्चा की गई है बिग टेंट, इसका संबंध किससे है? बताइए, पहले भी हमने इस प्रश्न को करा दिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि सामाजिक अवसंरचना और रोजगार से संबंधित है। 96 का आंसर हो जाएगा बी। अगला 97 नंबर प्रश्न है,
स्पाई बैलून यानी कि जासूसी गुब्बारा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच तनातनी का कारण रहा है, यानी कि जासूसी गुब्बारे को लेकर हाल ही में किन दो देशों के बीच विवाद देखने को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे विशाल तैरता हुआ संगीतमय फव्वारा कहां पर प्रारंभ किया गया। तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भोजताल भोपाल में। अगला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, भारत की किस फिल्म के गीत जो नाटू नाडू को सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 2023 में प्राप्त हुआ। बताइए, नाटू नाटू को इसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में मिला है, किस फिल्म के यह गीत है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आर आर आर, यानी कि आंसर करेक्ट हो जाएगा 99 का बी। अगला 100 नंबर प्रश्न है, करंट का संबंधित यह भी प्रश्न है, करंट का लास्ट सवाल होगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 40वां स्थान है। अगला प्रश्न, यहाँ से हिस्ट्री और बिहार स्पेशल का सेक्शन प्रारंभ होता है। पहले हिस्ट्री देखते हैं। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीयकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन आर में पूछा गया है। कथन ए, अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग नीतियां लागू की थी। यह करेक्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रैयतवारी बंदोबस्त किसी और क्षेत्र में लागू किया गया, महलवारी किसी और क्षेत्र में, जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त किसी और क्षेत्र में लागू किया गया। तो कथन जो है वह सही है। कथन आर, इससे भारतीय किसान कंगाल हो गए। बिल्कुल, भारतीय किसान की कंगाली का एक बहुत बड़ा कारण अंग्रेजों की भू राजस्व नीति और शोषणकारी नीति थी। यानी कि कथन ए सही है और कथन आर भी सही है, और कथन आर जो है वह कथन ए की सही व्याख्या कर रही है। तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा, ए। अगला 103 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रथम अफगान साम्राज्य के संबंध में टिप्पणी की थी कि भारत में सांविधिक राजतंत्र स्थापित करने का सहयोग था, लेकिन अफगान अभिजात वर्ग में व्याप्त असंतोष के कारण यह सहयोग जो था वह चला गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आरपी त्रिपाठी, ये हिस्टोरियन हैं। अब आते हैं 104 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित कारखानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक क्रम जो है वह सही है। बताना है किस कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। सूरत की स्थापना कब हुई, 1613 में। मसूलीपट्टनम की कब हुई, 1611। मतलब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की शाखा स्थापित हुई थी, कारखाने स्थापित हुए। हुगली में कब स्थापित हुआ, 1651। बालासोर में कब स्थापित हुआ, 1633। यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, 2, उसके बाद कौन आएगा, 1613 1, उसके बाद आएगा 1633 यानी कि 4, उसके बाद 1651 हुगली यानी कि 3, 2 1 4 3। क्या हो जाएगा आंसर, 104 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला, काल कोठरी घटना को किसने सनसनीखेज बना दिया था। आप सभी जानते हैं कि काल कोठरी की घटना से कौन संबंधित रहा है, हालवेल काल कोठरी की घटना से संबंधित रहा है। यह घटना कब हुई थी, 20 जून 1756 को, और आगे जाकर कहीं ना कहीं ये सभी घटनाएं प्लासी के युद्ध का कारण बनती है। तो 105 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि हालवेल। 106 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन सत्य है यहाँ पर आपको बताना है। कथन ए, अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को प्रारंभ किया। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा दिया। कथन आर, वे भारतीयों को वैज्ञानिक एवं राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते थे। गलत है, अंग्रेजों का भारत में पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य भारत को वैज्ञानिक रूप से डेवलप करना नहीं, बल्कि भारत में एक ऐसा वर्ग का निर्माण करना था जो अंग्रेजों के कार्यालय में रहकर कार्य कर सके, कार्यकारी वर्ग को डेवलप करना था। तो कथन ए तो सही है, लेकिन कथन आर गलत है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ए सही है पर आर गलत है। 106 का क्या हो जाएगा आंसर, ए बी।
इस टाइप के कुछ 2-4 प्रश्न बीपीएससी में इस बार पूछा जा सकता है बदलते ट्रेंड के अनुरूप, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करके आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। कथन ए, वर्ष 1939 में कांग्रेस के द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ये तो आप सभी जानते हैं कि मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला कथन आर, अंबेडकर ने इसका समर्थन किया था। यह भी सही है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वह ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला 108 नंबर प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारतीय सिविल सेवा को प्रारंभ किया? बताइए, बहुत आसान प्रश्न है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है सिंपल वे में? तो बताइए आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। 108 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने सामुद्रिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरीवाला की संज्ञा दी थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास से संबंधित। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वॉन ल्यूर नामक इतिहासकार ने सामुद्रिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीय व्यापारियों को फेरीवाला की संज्ञा दी थी। अगला 109 नंबर प्रश्न हो गए। अब आते हैं 110 नंबर प्रश्न, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 110 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि किंग जॉर्ज पंचम के समय में, जो कि 1911 ईस्वी में जिसका भारत आगमन हुआ था। अगला प्रश्न, दक्कन के किस राजवंश को अंग्रेज लेखकों ने संसार के 4 सार्वभौम राजवंशों में से एक बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मानखेट के राष्ट्रकूट। इसकी स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा 752 ईस्वी में की गई थी। तो 111 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला 112 नंबर प्रश्न, भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु सेंट थॉमस आया था? तो भारत में इसका आंसर हो जाएगा 112 का ई, इनमें से कोई नहीं। किसके समय में आया था? गोंडोफर्नीस के समय में सेंट थॉमस यहाँ पर आया था। गोंडोफर्नीस यहाँ विकल्प में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 112 का ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 का अंग नहीं था? बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया गया था? ऑप्शन ए, अखिल भारतीय संघ का निर्माण, इसे बिल्कुल शामिल किया गया, तो ये तो नहीं होगा। अगला है आरबीआई की स्थापना, इसे भी शामिल किया गया, ये भी आंसर नहीं होगा। एक भारतीय व्यक्ति को उप गवर्नर नियुक्त करना, इसे शामिल नहीं किया गया था। तो 113 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 114 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करके आपको बताना है। कथन ए, गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। यानी कि गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में सबसे अधिक वर्षा ऋतु बिताए थे। यह कथन जो है वह सही है। आर, गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजित दोनों मित्र थे, यह भी सही है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से संबंधित नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, पर कथन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 114 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 115 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना कब हुई? 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना की गई। 115 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 116 नंबर प्रश्न, पुरानी गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों को गारंटीड लाभांश का कितना प्रतिशत देने का आश्वासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5%। 117 नंबर प्रश्न, चलिए यह लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर आपको उन राज्यों को क्रमानुसार सजाइए जिनका विलय लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति के अधीन किया था, इसे आपको क्रम में सजा देना है।
जैसे देखिए संबलपुर है, संबलपुर को कब शामिल किया गया 1849, सतारा को कब 1848, नागपुर को कब 1854, जो झांसी है उसको नवंबर 1853 का, ये नवंबर 1853 में इसे मिलाया गया था। तो अब इसे काल के रूप में सजा देना है। तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा, उसके बाद 4 नंबर आएगा 1849, उसके बाद 1 नंबर 1853, उसके बाद 2 नंबर 1854, यानी कि 3 4 1 2 यानी कि 117 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला 118 नंबर प्रश्न, वह कौन से मुगल राज्य की महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया था? तो वह अकबर की माता हमीदा बानो बेगम और हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम थी। तो 118 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी। 119, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? इसको सोच समझ कर आंसर लगाइए। अधिकांश आंसर क्या लगाएंगे? कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा डी। नरसिंह वर्मन द्वितीय और महेंद्र वर्मन तृतीय, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। एक से अधिक विकल्प सही हो जाएंगे इसके 119 का। अब आइए 120, किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था? प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के शासनकाल में भारत कौन आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सुलेमान। मिहिर भोज का अगर शासनकाल देखेंगे तो 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक का काल जो है वह मिहिर भोज का शासनकाल माना जाता है, और इसी समय अरब यात्री सुलेमान भारत दौरे पर आया था। तो 120 का आंसर हो जाएगा ए। अगला 121 नंबर प्रश्न, खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध साहू और ताराबाई के बीच कब? 1707 ईस्वी में हुआ था। 121 का क्या आंसर हो जाएगा सी। अगला 122 नंबर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्यकाल के समय अधोला, पावला, धमड़ी आदि शब्द चर्चा में क्यों रहे थे? यानी कि मध्यकाल में अधोला, पावला, धमड़ी आदि शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शेरशाह के समय ये तांबे के सिक्के थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में तौल का क्या अनुपात था? हड़प्पा सभ्यता में तौल का अनुपात था 1:2:4:6, यानी कि 123 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? मौर्य काल में प्रादेशिक, आपने सुना होगा प्रादेशिक मौर्य काल का प्रशासन में था। रजुक भी मौर्य काल के प्रशासन में शामिल था, लेकिन नायक मौर्यकालीन प्रशासन का भाग नहीं था। तो 124 का क्या आंसर हो जाएगा ए। अगला 125 नंबर प्रश्न, यहां से बिहार स्पेशल प्रारंभ होता है। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक 9 दिसंबर 1928 ईस्वी को हुई, जिसमें साइमन कमीशन को बहिष्कार करने को लेकर निर्णय लिया गया। 125 का आंसर हो जाएगा सी। अगला 126 नंबर प्रश्न, कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन बिहार के किस स्थान पर हुआ? तो 1922 का जो अधिवेशन है वह बिहार के गया जिला में हुआ, लेकिन यहाँ पर तीनों विकल्प गया जिला से ही संबंधित हैं, तो आपका स्थान का याद रखना होगा। अस्थाई गया के तेलई नामक स्थान में हुआ था। 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 127 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार सचिवालय गोलीकांड के दौरान पटना का जिलाधिकारी कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार सचिवालय गोलीकांड के दौरान पटना का जिलाधिकारी WG आर्चर, यानी कि 127 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक इनमें से कोई नहीं होगा, इसका आंसर ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉयज एसोसिएशन के जो संस्थापक हैं वह सूर्यदेव नारायण वर्मा हैं। सूर्यदेव नारायण वर्मा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 129 नंबर प्रश्न, ब्रह्मपुरा मन या ब्रह्मपुरा चौर बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ब्रह्मपुरा मन बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंधित है। अगला, करकट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? करकट जलप्रपात
कैमूर में स्थित है। 130 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, गया जिले का अकबरी पहाड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गया जिले का कौन सा पहाड़ी? अकबरी पहाड़ी किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। क्यों? क्योंकि अबरक और यूरेनियम A+B दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गया जिला के अकबरी पहाड़ी में अबरक और यूरेनियम दोनों खनिजों का उत्पादन होता है, अतः करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार द्वितीय न्यूनतम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला कौन है? द्वितीय न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? मुंगेर। कितना? 876। द्वितीय सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भागलपुर। इसका क्या होगा? 880। तो इसका आंसर हो जाएगा 132 का सी। अगला 133, बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल न्यायमूर्ति उज्ज्वल नारायण सिन्हा। 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 134 नंबर प्रश्न, स्थापना के समय बिहार सचिवालय में कितने विभाग थे? तो जब बिहार सचिवालय की स्थापना की गई थी तो उसमें 8 विभाग थे। 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 135 नंबर प्रश्न, बिहार के किस प्रमंडल में सबसे कम जिले हैं? बताइए। तो बिहार का भागलपुर ऐसा प्रमंडल है जहां पर सबसे कम जिले हैं। कितने जिले हैं भागलपुर प्रमंडल में? 2। कौन कौन? एक तो स्वयं भागलपुर है और दूसरा बांका। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, भागलपुर यहां पर विकल्प में नहीं है। 135 का करेक्ट आंसर ई। अगला 136 नंबर प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम किस योजना का उपभाग है? लोहिया स्वच्छ बिहार कार्यक्रम किस योजना का उपभाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का सी, शौचालय निर्माण घर का सम्मान। और शौचालय निर्माण घर का सम्मान जो है वह 7 निश्चय पार्ट 1 का भाग है। 7 निश्चय पार्ट 1। 136 का करेक्ट आंसर सी। अगला 137, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? बी, यानी कि अप्रैल 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 138 नंबर प्रश्न, दिल्ली सल्तनत में बिहार का विलय किस शासक ने किया था? दिल्ली सल्तनत में बिहार का विलय किस शासक के द्वारा किया गया? ए, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, MBT के द्वारा। अगला 139 नंबर प्रश्न है, अकबर ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? अकबर ने बिहार का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो अकबर ने राजा मान सिंह, असद खां, मुनीम खां, इन सभी को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया था। 139 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, थॉर्नवेट ने बिहार के उत्तरी क्षेत्र को किस जलवायु विभाजन संकेतक से व्यक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि CB-W जो विकल्प है उसके अकॉर्डिंग 140 का आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर CBW होगा। CBW 140 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉर्नवेट पूछा गया है तो 140 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CBW। 141 नंबर प्रश्न है, अनुक्रम। देखिए यहाँ पर 10 मैथ और रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो 1-2 देख लेते हैं, बाकी आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। अनुक्रम 4, 18, 48, 100, यहाँ पर गैप है, फिर 294, 418, यहाँ पे लुप्त संख्या आपको बताना है, ठीक है। तो इसका देखिए कैसे होगा, 2 के पावर क्यू माइनस 2 के पावर 2, ठीक है। तो 8 - 4 = 4। 18 जो है इसी तरीके से होगा, 23 या 2, यानी कि 3 3 9 और 3 27 -9 यानी कि 18, ठीक है। तो इसी प्रकार से 4 को करेंगे अगर, 4 के पावर 3, यहाँ पर 4 के पावर 2 यानी कि 64 - 16, तो कितना हो जाएगा 8 48, ठीक है। उसी प्रकार से 5 को अगर करें तो 125 - 5 के यानी कि 25, यानी कि कितना हो गया 100। उसी प्रकार से यहाँ पे 6 को करना होगा, 6 के पावर क्यू - 6 के पावर 6 का स्क्वायर यानी कि 216 - 36। तो ठीक है, इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 180। 141 का करेक्ट आंसर सी। आप लोग मैथ को सॉल्व कर लेंगे। आज हमने यहाँ पर GS का एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर दिया है। मैं इसका PDF आप सभी को टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का हमारा
जीएस 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का एक टेस्ट सीरीज डिस्कशन समाप्त हुआ है। इसी प्रकार से कुछ दिनों के बाद फिर एक नए टेस्ट सीरीज आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया जाएगा। अभी वो समय है जब अंतिम दिनों में आप लोग काफ़ी अधिक से अधिक संख्या में आप लोग टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि अंतिम समय में ये आपका स्कोर बढ़ाने में एक रामबाण कदम साबित होगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का अवश्य शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना इससे ना भूलें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।